नमस्कार नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो थी फ्यूरिये प्रमेय। फ्यूरिये प्रमेय ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया था कि फ्यूरिये प्रमेय होती क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि ठोस जो पदार्थ होता है या ठोस जो छड़ होती है, ठोस छड़ में प्रत्यास्थ तरंगों का वेग। ठीक है, ठोस छड़ में प्रत्यास्थ तरंगों का वेग आज हम ये पढ़ेंगे। तो बेटा देखो, इसको समझो कि ठोस छड़ में हम प्रत्यास्थ तरंगों का वेग निकालते कैसे। तो ठोस छड़ की बात करते बेटा, माना ये अपने पास एक ठोस छड़ है जो कि एक्स अक्ष पर स्थित है। ये इसका बिंदु हो गया। और कौन से अक्ष पर स्थित है? ये एक्स अक्ष पर स्थित है। इस छड़ पर मान लो यहाँ से ये छड़ कंपन करती है। जब कोई भी छड़ कंपन करेगी तो बेटा छड़ के अंदर अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। इस अनुदैर्घ्य तरंगों के कारण माना इसके दो कंपन की हम कल्पना करते हैं प्रारंभ में। और दो कंपन जो क्या थे अपने पास, एक तो ए था और दूसरा बी था। दो तल थे अपने पास, ए और बी। इन दोनों तलों के बीच की जो दूरी है वो क्या है? डेल्टा एक्स। अब देखो, जब ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं बेटा, ये इसमें आगे की तरफ गति करेंगी, मतलब ये तल भी आगे की तरफ खिसकेंगे। माना ये जो तल हैं अपने, ये आगे की तरफ खिसक गए और ए जो तल था अपना पहले यहाँ पे था, ये आ गया इस जगह पे ए। बी जो तल था अपना पहले यहाँ पे था, अब वो आ गया इस जगह पे बी। यहाँ पर ए था, मतलब वो यहाँ पे आ गया ए डैश पे। यहाँ पे बी था, अब ये कहाँ पे आ गया? बी डैश पे। बेटा ए और ए डैश के बीच की जो दूरी है माना वो है साई, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? साई प्लस डेल्टा साई। एक्स अक्ष पर ये परिवर्तन हो गया अपना। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके वेग के लिए देखो बेटा, जब भी हम बात करेंगे ठोस छड़ की, ठोस छड़ में जो प्रत्यास्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं वो कौन से प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य तरंगों के प्रकार की होती है। मतलब ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। इन अनुदैर्घ्य तरंगों का जो वेग होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों का वेग हमेशा बेटा प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व पर निर्भर करता है। मतलब प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व पर इनका वेग क्या करता है? निर्भर करता है। तो एक तरीका तो बेटा इसी प्रकार से आता है। प्रत्यास्थता गुणांक भी कौन सा होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर निर्भर। एक तरीका बेटा हमने जो 11वीं क्लास में पढ़ा था वो आएगा इसका वेग निकालने का। और उस तरीके में क्या था कि हम वेमा की सहायता से सूत्र उत्पन्न करते हैं निर्भरता को देखते हुए। दूसरे तरीके में यहाँ पर देखो बेटा, मान कैसे निकलेगा। हम प्रारंभ में बात करते हैं, अपने पास कौन सा अल्पांश था? सबसे पहले ए बी था। ए बी की प्रारंभिक लंबाई, बेटा इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है? डेल्टा एक्स। ये रही देखो। अब करेंगे ए बी की लंबाई में परिवर्तन। बेटा लंबाई में परिवर्तन क्या हुआ? देखो पहले ए, ये अब पहुंच गई ए डैश बी डैश पे, और पहले कहाँ पे थी? ए बी पर। तो लंबाई में परिवर्तन क्या हो गया? ए डैश बी डैश हो गया इसकी लंबाई में परिवर्तन। अब यहाँ पर हम इसको लिख क्या सकते हैं सवाल से? देखो बेटा, ए डैश मतलब ए डैश ये रहा और बी डैश ये रहा। ए डैश बी डैश के बीच में क्या आ रहा है? बी आ रहा है। मतलब इसको आप लिख सकते हो ए डैश बी यहाँ से यहाँ तक, और प्लस में बी बी डैश। ये हो गया ए डैश बी के बराबर। दो टुकड़े हो गए। माइनस में ए बी को क्या लिख सकते हो? इसको और इसको। तो एक तो ये टुकड़ा और दूसरा ये टुकड़ा। क्या आएगा? ए डैश प्लस होना चाहिए लेकिन आगे निशान माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा। ये होगा ए डैश बी। बेटा ये आपस में कैंसिल हो गए दोनों। क्या बचा अपने पास? ये बचा बी बी डैश माइनस ए डैश। बेटा बी बी डैश का मान कितना है? साई प्लस डेल्टा साई। और ए डैश का मान कितना है? माइनस का साई। कैंसिल। क्या बचा? डेल्टा साई। मतलब ये आ गया लंबाई में परिवर्तन, और ये है अपनी प्रारंभिक लंबाई। अगर बेटा मैं विकृति निकालता हूँ यहाँ पर, तो कौन सी विकृति आएगी? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं तो विकृति भी कौन सी होगी? ये लंबाई के लिए हमेशा कौन सी विकृति आती है? अनुदैर्घ्य विकृति। तो अनुदैर्घ्य विकृति क्या होगी? लंबाई में परिवर्तन बटा में
प्रारंभिक लंबाई, बेटा परिवर्तन कितना हुआ, वो हुआ है डेल्टा साई, और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, डेल्टा एक्स। तो ये हो गया डेल्टा साई अपोन में डेल्टा एक्स, आ गया परिवर्तन। अगर मैं इसको लिखते हैं बेटा एप्सिलॉन से विकृति को, अगर मैं निकालता हूँ यंग प्रत्यास्थता गुणांक, क्योंकि निर्भर किस पर करता है बेटा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर, तो यहाँ से मैं मान निकालता हूँ यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या आएगा, देखो प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटा में विकृति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति, क्या हो गया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहाँ से देखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को प्रदर्शित किया जाता है y से, y बराबर क्या आएगा, प्रतिबल को लिखा s और अपोन में विकृति कितनी है अपने पास, डेल्टा साई अपोन में डेल्टा एक्स। अगर मैं यहाँ से s का मान निकालूं क्या आएगा, y डेल्टा साई अपोन में डेल्टा एक्स, यानी कि s बराबर भाग में था, ऊपर कहाँ चला गया, गुणा में चला गया। अब आगे देखो, आगे क्या आएगा बेटा मान, हमने यहाँ से प्रतिबल निकाल लिया, ठीक है। अगर मान लो डेल्टा एक्स जो लंबाई में परिवर्तन है वो अल्पांश के लिए 0 हो, तो टेंस टू 0 हो, तो दो तल थे अपने पास, पहला तल कौन सा था, ए तल पर क्या निकालेंगे बेटा हम, अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालेंगे। पहले कौन से पर निकालेंगे, ए पर निकालेंगे, और ए के बाद किस पर निकालेंगे, फिर बी पर निकालेंगे। तो ए तल पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल के लिए क्या आएगा बेटा, देखो एस बराबर, इसका मान 0 है तो लिमिट की लगा दो, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 वाई डेल्टा साई अपोन में डेल्टा एक्स। बेटा ये किस में बदल जाएगा, ये हो गया लिमिट हटाने के बाद डेल साई अपोन में डेल एक्स, हो गया परिवर्तन, मतलब इसका अवकलन हो गया लिमिट हटाने पर, और ये आ गया अपना मान। ये जो मान है इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1, हो गया अपना। एस का मान निकाल लिया हमने, कौन से तल में निकाल दिया, ए तल पर। अब निकालेंगे बी तल पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो बेटा बी तल पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल को हम लिख रहे हैं एस डैश से। देखो अब तल के लिए आएगा मान कहां से, देखो ए और बी ये हो गया अपने पास, ए पर कितना है, एक्स है, एस है, ठीक है। बी पर इससे ज़्यादा होगा क्योंकि एक्स दिशा में आगे की तरफ जाओगे ज़्यादा होगा, मतलब एस तो होगा, इससे और ज़्यादा होगा, तो क्या आएगा, एस आ गया। परिवर्तन कितना होगा बेटा, ये अपने पास हुआ डेल एस अपोन में डेल एक्स, क्योंकि कौन से एक्स का परिवर्तन है, एक्स एक्स का परिवर्तन, तो किससे लिखा, डेल एस अपोन में डेल एक्स। इनटू में क्या आएगा अपने पास, जो मान है दूरी कितनी है दोनों के बीच की, डेल्टा एक्स। ये हो गया किसका प्रतिबल बेटा, अपने पास कौन सा अक्ष था, एक्स अक्ष पर बी तल का प्रतिबल। दोनों हमने मान निकाल दिए, एक एस का निकाल दिया और एक कौन सा निकाल दिया, एस डैश का। अब देखो आगे जो हमें करना है वो क्या होगा, यहाँ से मान तो ये अपने पास आएगा। देखो अब हम निकालेंगे तल ए पर लगने वाला बल, तल ए पर जो बल लगेगा बेटा उसको हम लिख रहे हैं F1 से। बेटा बल बराबर देखो होता क्या है, प्रतिबल की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है, प्रतिबल बराबर, प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बेटा बल बटा में क्षेत्रफल। हम मानते हैं कि जो अपने पास ठोस छड़ है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल ए है, ठीक है। तो यहाँ से बल बराबर क्या आएगा, प्रतिबल गुणा में क्षेत्रफल। पहले के लिए बात करते हैं, F1 बराबर प्रतिबल उसका S था, इनटू में क्षेत्रफल क्या है बेटा, ए। हो गया, S की जगह S का मान रख दो या बाद में रख लेंगे, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। अब निकालेंगे कौन सा तल आ गया, तल B पर लगने वाला बल क्या आएगा, F2 बराबर एस डैश, और ये हो गया ए। इसका प्रतिबल एस डैश था बी का, और अनुप्रस्थ काट क्या थी, बेटा परिणामी बल निकाल दो। परिणामी बल, परिणामी बल क्या होगा, F बराबर F2 माइनस F1। बेटा क्योंकि ए पर जो बल लगता है वो कौन सी दिशा में लगता है, पीछे की तरफ लगता है, और बी पर जो बल लगता है वो आगे की तरफ लगता है। तो दोनों की दिशा एक तो हो गई प्लस एक्स दिशा पे, और दूसरा कौन सी पे हो गया, माइनस एक्स दिशा पर मान आ गया। तो इस यहाँ से मान क्या आएगा, F बराबर अपने पास आ गया एस डैश ए माइनस एस, हो गया
एस ए। बेटा दोनों में से ए कॉमन आ गया, क्या बचेगा अपने पास, ये बचा एस डैश माइनस एस, यानी कि कौन कौन से समीकरण से मान रख दो, 1 व 2 से मान रखने पर, क्योंकि एस डैश इनके मान इन्हीं में है। ए बराबर एस डैश का जो मान हमने निकाला था बेटा वो क्या था, एस प्लस में डेल एस अपॉन में डेल एक्स डेल्टा एक्स, माइनस में इसका मान क्या था एस, आगे क्या था एस ही था इसका मान, तो इसका तो कोई परिवर्तन बाद में रखेंगे। एस से बेटा एस क्या हुआ, कट गया, क्या आएगा ए डेल एस अपॉन में डेल एक्स डेल्टा एक्स, ये आ गया परिणामी बल। बेटा इसको दे दो समीकरण नंबर 5। अब हमें करना क्या है आगे, हम जानते हैं बल की परिभाषा से, क्या होता है बेटा बल की परिभाषा से, F बराबर होता है एम ए, यानी कि द्रव्यमान गुणा में त्वरण। यहाँ पर त्वरण की बात करते हैं, ए बराबर आएगा डेल टू साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर, फलन हो गया और फलन के साथ इसके परिवर्तन हो गया। और देखो द्रव्यमान क्या आएगा बेटा अपने पास, अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान होता है आयतन गुणा में घनत्व। आयतन कैसे निकालोगे, ये हो गया क्षेत्रफल और क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दो, लंबाई से, हो गया आयतन, और इनटू में घनत्व क्या होता है बेटा रो। अतः अपने पास जो मान है वो क्या आएगा, F बराबर आ गया ए डेल्टा एक्स रो इनटू आगे क्या आएगा, ए का मान कितना है डेल टू साई अपॉन डेल टू। समीकरण नंबर 6, क्या करो बेटा समीकरण 5 व 6 से क्या आएगा बेटा, 5 और 6 से जो अपने पास मान आएगा वो बताओ क्या आएगा। ये भी बल का मान है और ये भी किसका मान है, बल का मान, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर, तो बराबर कर दो, क्या आएगा यहाँ से मान, ये अपने पास मान जो आया वो हो गया, एफ का मान है ए डेल एस अपॉन में डेल एक्स डेल्टा एक्स बराबर ए डेल एक्स रो डेल टू साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर, हो गया मान। बेटा ए से ए कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मान अपने पास क्या हुआ, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा एक्स बराबर रो डेल टू साई अपॉन में डेल टी का स्क्वायर। यहाँ पर मान रख दो एस का मान समीकरण 1 से, क्या था एस का मान बेटा अपने पास, ये आएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, एस का जो मान अपने पास था वो आया था वाई डेल साई अपॉन में डेल एक्स बराबर क्या है रो डेल टू साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर। बेटा वाई कॉमन आ गया, ये हो गया डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर रो डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, उल्टा कर ये लिखो डेल टू साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर बराबर, ये गुणा में था दूसरी तरफ कहाँ पे चला जाएगा, भाग में, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको दे दो बेटा समीकरण नंबर 7। आगे करना क्या है, हमने एक समीकरण पढ़ा था त्रिविमीय तरंग समीकरण से, क्या होता है त्रिविमीय तरंग समीकरण से, डेल टू साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। इसको दे दो 8 नंबर, और बेटा 7 व 8 की क्या कर दो, तुलना करने पर कर दो। 7 और 8 की जब हम तुलना करेंगे तो देखो मान बराबर है, यानी कि यहाँ से आएगा वी स्क्वायर बराबर वाई अपॉन में रो, यानी कि वी बराबर क्या हो जाएगा रूट वाई अपॉन में रो। और बेटा ये कहलाता है ठोस छड़ के प्रत्यास्थ जो तरंग होती है या ठोस छड़ की जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है उसका वेग कहलाता है। ये हमें निकालना था, निकाल दिया। बेटा अगला ऐसे ही देखो, ये तो हमने ठोस के लिए वेग निकाल दिया, अब नंबर लेंगे गैस स्तंभ का नंबर लेंगे, ठीक है। गैस स्तंभ बोल दो या वायु स्तंभ बोल दो, हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में वायु स्तंभ जो पढ़ा था, ऑर्गन पाइप की बात करते। तो हम यहाँ पर हम अब निकालेंगे, वो कौन सा आएगा अपने पास जो निकालेंगे मान, वो आएगा गैस स्तंभ में दाब तरंगों का वेग। बेटा होगा क्या गैस स्तंभ में दाब तरंगों का वेग, इसको समझो।
जो अपने पास गैस तरंगे होती हैं, इनमें किसका वेग निकालना, हमें दाब तरंगों का वेग निकालना है। और गैस स्तंभ में दाब तरंगों का वेग हम निकाल कैसे देंगे, तो ये देखो इसको समझो कि बेटा एक बेलनाकार नली की हम कल्पना करते हैं। इस बेलनाकार नली के अंदर हवा भरी है या गैस भरी है, ये होगा इसका एक्स अक्ष। जब ये कंपन करेंगे तो इसके दो कंपनों की कल्पना करते हैं, एक तो ए हो गया और दूसरा हो गया बी। यहाँ पर अपने पास दो कंपन है। माना प्रारंभ में या साम्य अवस्था में इनके जो दाब है यहाँ पर वो तो है P0 और इसका जो घनत्व है बेटा वो है ρ0। दाब कितना आ गया P0 और घनत्व कितना हो गया ρ0। कुछ समय के पश्चात जब इनके कंपन बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, देखो गैस की बात हो रही तो गैस का हमेशा आयतन निकलेगा। ठोस के लिए तो हमने लंबाई में परिवर्तन निकाला, यहाँ पर किसका नंबर आएगा, आयतन का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका वेग होगा वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक एवं इसके अलावा दूसरा क्या बच गया अपने पास, घनत्व पर निर्भर करेगा। तो दो अल्पांशों की वही है अपने पास, पहले ए यहाँ पे था, बी थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, बी यहाँ पे था, ये भी थोड़ा सा कहाँ खिसक जाएगा, आगे। तो ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी और बी डैश। बेटा ये जो दूरी थी ये थी साई, और ये दूरी माना कितनी हो गई, साई प्लस में डेल्टा साई। पिछले वाला जैसे ही लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है, ये हो गया डेल्टा एक्स लंबाई, और एक्स अक्ष की बात हो रही है। ठीक है, अब हम निकालेंगे सबसे पहले प्रारंभिक आयतन ए बी के लिए, अल्पांश ए बी के लिए प्रारंभिक आयतन क्या होगा बेटा, आयतन को लिखते हैं वी से। आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा में लंबाई। माना यहाँ पर इस बेलनाकार नली का जो क्षेत्रफल है वो ए है, तो क्या हो जाएगा ए और इनटू में इसकी लंबाई कितनी थी, डेल्टा एक्स हो गया मान। अब हम क्या करेंगे, आयतन में परिवर्तन निकालेंगे बेटा, आयतन में परिवर्तन। तो आयतन में परिवर्तन को लिखेंगे डेल्टा वी से। डेल्टा वी बराबर देखो क्षेत्रफल तो नियत है, परिवर्तित हुई लंबाई बाद में हो गई ए डैश बी डैश, और पहले कितनी थी ए बी, दोनों का अंतर निकाल देंगे और वो आ जाएगा। बेटा देखो इसको कैसे लिखेंगे, जो पिछले में लिखा था उसी प्रकार से लिखना है, ए डैश बी डैश, ये रहा ए डैश और ये रहा बी डैश। ए डैश बी डैश में बी आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक और प्लस में यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ए डैश बी प्लस में बी बी डैश, माइनस का निशान अंदर के निशान बदलेंगे, ए बी, ये रहा ए और ये रहा बी, ए डैश प्लस में ए डैश बी, तो क्या आएगा ए डैश, प्लस होना था लेकिन माइनस की वजह से क्या हो गया माइनस ए डैश बी। बेटा दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा ए बी डैश का मान कितना है साई प्लस में डेल्टा साई, और इसका ए डैश का मान कितना है साई, तो ये कट गया आपस में, क्या बचा ए डेल्टा साई हो गया। बेटा समीकरण नंबर इसको दे दो 2। हमने आयतन परिवर्तन निकाल लिया, अब निकालेंगे आयतन में विकृति। आयतन विकृति क्या होगा, आयतन विकृति ये होगा आयतन में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक आयतन। इसका मतलब हो गया एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, आयतन में परिवर्तन कितना हुआ ए डेल्टा साई, अपोन में प्रारंभिक क्या होगा ए डेल्टा एक्स, कट गया, ये बच गया डेल्टा साई अपोन में डेल्टा एक्स। बेटा अब निकालेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, के से, के बराबर होगा दाब और बटा में आयतन विकृति, ये होता है इसका फॉर्मूला, दाब बटा में आयतन विकृति। भाग दे दो बेटा क्या आएगा, देखो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हमेशा कैसा होता है, माइनस का होता है, क्यों, क्योंकि आयतन के मान में हमेशा कमी आती है यहाँ पे। तो के बराबर हो गया माइनस का पी अपोन में डेल्टा साई अपोन में डेल्टा एक्स, यानी कि पी बराबर आ गया माइनस का के डेल्टा साई अपोन में डेल्टा एक्स। ये हमने दाब का मान निकाल दिया। ठीक है, अगर हम बात करें वही कंडीशन डेल्टा एक्स टेंस टू 0 तो आएगा ए तल पर दाब, कितना हो जाएगा बेटा ए तल पर दाब, पी बराबर होगा लिमिट की लगाएंगे यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये अब आगे का मान जो अपने पास है वो क्या आएगा माइनस के डेल्टा साई अपोन में डेल्टा एक्स। डेल्टा किस में परिवर्तित हो जाएगा डेल में, तो माइनस के डेल साई अपोन में डेल एक्स।
इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ए तल पर हमने दाब निकाल दिया। अब किसकी बात करेंगे? बी तल पर दाब। बी पर क्या आएगा, इसको लिखेंगे पी डैश से। तो मान आएगा, देखो बेटा ए बिंदु तक तो पी था, आगे बढ़ेगा मतलब पी से ज़्यादा होगा। पी प्लस में परिवर्तन कैसे निकालते हैं यहाँ पे? ये आएगा डेल पी अपोन में डेल एक्स, क्योंकि एक्स एक्स का आ रहा है और दूरी कितनी है दोनों के बीच की, ये है डेल एक्स या डेल्टा एक्स। हो गया मान। अब देखो आगे का मान करते क्या है इसके बाद हम। तो आप देखो हमने दोनों पर दाब निकाल दिया, दो दाब हमने निकाल दिए। तो अब नली पर बात करेंगे बेटा। बी पर जो दाब होगा वो प्लस एक्स दिशा में कार्य करता है। एक दाब तो लगेगा प्लस एक्स में और दूसरा लगेगा माइनस एक्स दिशा में दाब लगेगा। तो इन दोनों का जो परिवर्तन होगा वो निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो बल क्या होगा, ए तल पर लगने वाला बल। बेटा क्या होगा, ए तल पर लगने वाला बल, इसको हम F0 से लिख रहे हैं। और F0 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास? बेटा पहले दाब था इसका P0, बाद में दाब हो गया P, दोनों को जोड़ दो और इन 2 में क्या आएगा, क्षेत्रफल जो कितना है A, यानी कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बराबर हो गया दाब गुणा क्षेत्रफल। इसी प्रकार से जो अपना अगला मान है वो किसका आएगा, वो आएगा बी तल के लिए। बी तल पर लगने वाला बल किससे लिखोगे बेटा? बी तल पर लगने वाले बल को, इसको लिख रहे हैं F0 डैश से। तो ये क्या हो जाएगा, F0 डैश का जो मान है अपने पास, देखो पहले दाब था P0, बाद में बी तल के लिए हो गया P डैश और इन 2 में क्षेत्रफल क्या हो गया A। अब आप निकालेंगे, आता है परिणामी बल। बेटा ठोस, छड़ और गैस स्तंभ में विपरीत होता है दिशा का मान। तो अपने पास क्या आएगा, F बराबर, वहाँ पे तो दूसरे में से पहले को घटाया था, यहाँ पर बल उल्टा लगेगा, पहले पर तो x में लगेगा और दूसरे पर लगेगा माइनस एक्स में। तो जो मान है वो क्या आएगा, वो आएगा F0 माइनस F0 डैश। तो क्या आएगा यहाँ से मान, F0 का मान था P0 प्लस P, इसका मान था P0 प्लस होना था लेकिन माइनस हो जाएगा और दोनों में से कॉमन क्या आ गया था बेटा A। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा P माइनस P डैश A। मान रख दो बेटा, P का मान बाद में रखेंगे, पहले P डैश का रखो। क्या है P और प्लस था लेकिन माइनस की वजह से माइनस हो गया, डेल P अपोन में डेल एक्स डेल्टा एक्स A। P से P कैंसिल हो गया, F बराबर कितना आ गया, ये आ गया डेल्टा P अपोन में डेल्टा एक्स A। आगे इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास देखो, इसको दे दो आप समीकरण नंबर लास्ट कितना दिया था हमने, तो लास्ट दिया था 3 नंबर, इसको दे दो समीकरण नंबर 4। हो गया, समीकरण 4 का हमने मान निकाल दिया बेटा। हम जानते हैं बल की परिभाषा से क्या होता है, F बराबर होता है ma मतलब द्रव्यमान गुणा में त्वरण। A बराबर क्या आएगा, डेल 2 साई अपोन में डेल टी स्क्वायर। M बराबर होता है वही अपने पास आयतन गुणा में घनत्व। तो यहाँ पे क्या आएगा, घनत्व था रो 0 पहले, आयतन कितना आएगा बेटा, पहले वाला आयतन। तो क्षेत्रफल इन 2 में लंबाई हो गया आयतन इन 2 में रो 0। तो यानी कि F बराबर आ गया A डेल्टा एक्स रो 0, आगे A का मान कितना है, डेल 2 साई अपोन में डेल टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 5 क्या करो, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, कर दो तुलना, दोनों बल हैं तो दोनों बराबर होंगे। तो क्या आएगा बेटा अपने पास, जो मान आएगा वो आ गया माइनस डेल P अपोन में डेल एक्स डेल्टा एक्स A बराबर, यहाँ से मान क्या आएगा, अगला जो मान आएगा F का, यह है A डेल्टा एक्स रो 0 डेल 2 साई अपोन में डेल टी स्क्वायर। दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा, रो 0 डेल 2 साई अपोन में डेल टी स्क्वायर बराबर माइनस डेल P अपोन में डेल एक्स। बेटा P का मान जो हमने निकाला था समीकरण नंबर 3 में वो यहाँ पर रख दो। समीकरण 3 से मान रखने पर, रखो 3 से मान क्या आएगा, रो 0 डेल 2 साई अपोन में डेल टी स्क्वायर बराबर माइनस डेल अपोन में डेल एक्स, अंदर का मान आया था अपना माइनस के डेल साई अपोन में डेल एक्स। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस और माइनस हो गया अपना प्लस, तो ये आ जाएगा के डेल 2 साई अपोन में डेल एक्स स्क्वायर हो गया इसका।
यहाँ से मान निकालो डेल टू साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर बराबर के अपॉन में रो जीरो, ये हो जाएगा डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। बेटा त्रिविमीय तरंग समीकरण हमने पढ़ा था, क्या होता है त्रिविमीय तरंग समीकरण, तो वो होता है डेल टू साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। तुलना कर दो दोनों समीकरण की, इसकी और इसकी, तो क्या आएगा वी स्क्वायर बराबर के अपॉन में रो जीरो, और ये हो जाएगा वी बराबर के अपॉन में रो जीरो। ये आ गया अपना गैस स्तंभ में जो दाब तरंगे थी उनके वेग का समीकरण। ये दो टॉपिक अपने हो गए पूरे। अब देखो ये चैप्टर का ये दो टॉपिक और बच गए थे। अब कल करेंगे चालू अपना अगला चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे। कल शुरुआत करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के बाद हम पढ़ेंगे मैक्सवेल की समीकरण, उसके बाद हम निकालेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए संवेग का मान, ऊर्जा का मान, और लास्ट में बेटा हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगला पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।